अब इसमें क्या लिख लेंगे कि अपने पास यदि परिनालिका क्या हो जाए, यदि परिनालिका के मध्य भाग में, मध्य भाग में लोह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ रख दें। लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कि नर्म लोह, नर्म लोह, नर्म लोह पदार्थ की छड़ रख दिया जाए, रख दिया जाए तो परिनालिका के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। और ऐसा हमने कहाँ पे देखा था, विद्युत क्षेत्र में देखा था। वहां पे हमने कुछ, अगर कुछ अलग पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो वहां पे ध्रुवण की घटना होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोह चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, परिनालिका के आंतरिक भाग में कुछ लोह चुंबकीय पदार्थ इसमें रखते हैं, तो इससे क्या होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है बी वेक्टर, ये बढ़ जाएगा, इसका मान पहले की बजाय ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, पहले की बजाय बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट पे ये पूछा जाता है कि बढ़ेगा या घटेगा, कुछ ऐसे आता है वैसे में, तो वो लिख देंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो कि हमने देखा कि परिनालिका के दो सिरे बन रहे हैं, तो वही लिख लेते हैं। परिनालिका में, परिनालिका में, परिनालिका में धारा प्रवाह से, धारा प्रवाह से परिनालिका के सिरे एन तथा एस ध्रुव, एन तथा, एन मतलब उत्तरी ध्रुव और एस मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो अपने चुंबक में दो ध्रुव होते हैं ना, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। एन तथा एस ध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। इस कारण परिनालिका कैसे व्यवहार करेगी, एक छड़ चुंबक की तरह। परिनालिका एक, परिनालिका एक छड़ चुंबक, चुंबक की तरह व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। क्या करेगी, छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। तो इस प्रकार से किस किस तरीके का व्यवहार करती है, परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इस प्रकार से अपने दो पॉइंट हो गए। तो इसमें अगला पॉइंट है जो कि लिखाया हुआ है, बता दिया है पहले ही। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, लिख लो। परिनालिका के अंदर, परिनालिका के केवल अंदर, केवल अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जबकि छड़ चुंबक में क्या होता है, अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। जबकि छड़ चुंबक में, छड़ चुंबक में अंदर व बाहर, अंदर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है।
ये अगले चैप्टर में एक और लिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों जगह होता है, बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। तो इस प्रकार से अपने पास छड़ चुम्बक में तो दोनों जगह आते हैं, और आंतरिक इसमें केवल एक ही जगह पे होता है, अंदर के अंदर ही चुंबक क्षेत्र होता है प्रणालिका में। तो यहाँ पे अपने पास प्रणालिका कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से हमने प्रणालिका की पूरी जानकारी देख ली। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालिए, इसमें लिखेंगे धारावाही लूप का। इसमें हेडिंग में लिख देता हूँ, लिखिए धारावाही धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में व्यवहार। इसका मतलब कि ये जो भी अपने पास धारावाही लूप है, धारावाही मतलब एक ऐसा लूप है जिसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसका क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे अपने पास विद्युत क्षेत्र में क्या होता था, विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण हुआ था, दो आवेशों के योग। अब यहाँ पे उनका काम क्या करेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे करेंगे उनके ध्रुव, दो ध्रुव बनते हैं ना, एस और एन, वो काम करेंगे, एस और एन ध्रुव। तो वो कैसे बनेंगे, किस दिशा में बनेंगे, कब धारा के इधर होने पे कैसे बनेगा। तो इसमें देखो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे यदि किसी धारावाही लूप में, इसमें लिखेंगे किसी धारावाही बंद लूप में, ऐसे लिखेंगे बंद लूप में धारा का प्रवाह किया जाता है, तो धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह वामावर्त, वामावर्त होने पर, वामावर्त होने पर लूप में एनसरा, एनसरे का निर्माण होता है, एनसरे का निर्माण होता है। और धारा प्रवाह दक्षिणावर्त होने पर, दक्षिणावर्त होने पर लूप में, दक्षिणावर्त होने पर, इसको लूप में लिखना है, लूप में एस रे, एस रे का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब देखो अपने पास क्या हुआ है कि यहाँ पे अपने पास दो लूप हैं, मान के चलो कि एक ये है, एक लूप ये है। इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, पहले वामावर्त, ऐसे। तो इसमें धारा किधर घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे, ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब इसमें एक लेटर बनेगा, एक कैरेक्टर बनेगा एन। एन को हम क्या कह रहे हैं, उत्तरी ध्रुव। एन को किससे व्यक्त किया जा रहा है, उत्तरी ध्रुव। और सौभाग्य की बात है कि एन का ये है ना, ये सिरे, ये भी ऐसे बता रहे हैं कि हमें इधर घूमना है, इस क्रम में चलना है। देखो, इस क्रम में चलना है, ऐसे, ये कह रहा है इस क्रम में चलना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा सिरा बनेगा, कुंडली का जिस सिरे में इस प्रकार से धारा है, तो वो सिरा किसकी तरह काम करेगा, ऐसे, एन की तरह, ऐसे। याद रहेगा, किस सिरे की तरह काम करेगा, एन की तरह। और जब धारा कैसे होगी, दक्षिणावर्त, जब धारा दक्षिणावर्त होगी ऐसे, तो ये सिरा कैसे काम करेगा, एस की तरफ, ऐसे। एस का मतलब क्या है, इसमें कौन सा ध्रुव बनेगा, दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव बनेगा, दक्षिणी ध्रुव बनेगा इसमें। तो दक्षिणी ध्रुव को हम किससे लिखते हैं, एस से। तो हमने यहाँ पे एस लिख दिया। तो इस पे लिख देते हैं कि ये वामावर्त है,
और ये दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। इसमें वामावर्त धारा और इसमें दक्षिणावर्त धारा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एन बना है और यहाँ पे एस बना है। अब ये ध्रुव बन गए। अब एक बात बताइए कि अपने पास कोई कुंडली है, ऐसे कुंडली है, तो एक सिरा तो एन की तरफ काम कर रहा है, एक दूसरा सिरा एस की तरफ। तो अपने पास दो ध्रुव आ गए। तो इन ध्रुवों की वजह से, और ये और ध्यान रखना है, इसका ऊपर का सिरा एन है, तो इनका पीछे का सिरा जो बैक साइड में, जैसे इस ये सिरा एन है, जैसे मान के चल रहे हैं इस, ये कुंडली है बड़ी वाली, इसका ये सिरा एन बन रहा है, इधर एन बन रहा है तो इधर एस बनेगा, क्योंकि उसको घूर्णन को देख लेना, वही ऐसे ही आएगा, एक साइड एन एक साइड एस बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास ये धारा ऐसे थी, इसको ऐसे नोट कर लिया। अब इसमें हम ये भी लाइन लिख सकते हैं कि यदि यदि बंद धारावाही लूप का ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा एन बनता है तो, एन बनता है तो नीचे का सिरा बनता है तो नीचे का सिरा क्या होगा, एस हो, एस बनेगा, एस बनेगा। जबकि ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा एस बनता है, एस बनता है तो नीचे का सिरा क्या बनेगा, नीचे का सिरा क्या बन जाएगा अपने पास, एन बन जाएगा, एन बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि दो ध्रुव बनने की वजह से क्या हो जाएगा, अपने पास द्विध्रुव क्रिएट हो जाएगा, द्विध्रुव बन जाएगा। और द्विध्रुव हमने कब देखा था, द्विध्रुव हमने देखा था विद्युत क्षेत्र वाले में। क्यों, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश थे, इस वजह से वहां पे क्या बन गया था, द्विध्रुव बना था। अब हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, अतः अतः धारावाही लूप में, धारावाही लूप में एन तथा एस दोनों सिरे, दोनों सिरे निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। इस कारण, इस कारण एक बंद धारावाही लूप, धारावाही लूप एक चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव के रूप में व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से अपने पास चुंबकीय द्विध्रुव बन गया। और जब अब, और जब अपने पास चुंबकीय द्विध्रुव है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो इसमें लिख लेते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, और ये ध्यान रखना कि पहले कैसे किए थे हमने। पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखा था, पी वेक्टर बराबर क्यू डी लिखा था। तो यहाँ पे क्यू की जगह अब की बार धारा होगी और डी की जगह क्षेत्रफल होगा, और ये एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आई ए हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगेगा, इसमें काम आसान हो जाएगा। तो अब मानेंगे इसमें, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव से प्राप्त चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, एम से व्यक्त करते हैं। इसका मान इसका मान क्या हो जाएगा? प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? लूप का। क्षेत्रफल के गुणनफल के तुल्य होता है, गुणनफल के तुल्य होता है। तो इस प्रकार से हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिल जाएगा? एम। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको ना डायरेक्ट चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण तभी बनेगा। तो चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर आ जाएगा आई ए। और ए क्या है यहाँ पे? जैसे अपने पास ये धारावाही लूप था, इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही थी? आई। और ए क्या है? इसका क्षेत्रफल। और ए क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, धारावाही लूप का। तो अगर यदि फेरों की संख्या n है, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या संख्या कैपिटल एन है, तो एन है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन बराबर एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि भाई इतने इतना द्विध्रुव आघूर्ण और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या मिल गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। तो ये किससे तुल्यता प्रदर्शित कर रहा है? देखो, ये कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्योंकि पी वेक्टर क्या था? पीई, विद्युत क्षेत्र में क्यू डी। अब यहाँ पे क्यू की जगह क्या आ गया? आई। और डी की जगह ए। और पी की जगह क्या आया है? पी की जगह आया है एम। तो ये आया था एम आई ए। तो याद रखने के लिए दोनों को सिमिलरिटी याद रखना है। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? एम बराबर, देखो, एन संख्या है, इसका तो कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है। आई, आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो एम्पियर इंटू ए क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर। तो एम का मात्रक आ गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। अब इसकी बीमाएं, इसकी बीमाएं बीमाएं क्या हो जाएंगी? एम बराबर क्या था? एन आई ए। तो एन संख्या है, इसकी तो कोई बीमा होती नहीं है। आई ए, ए को ऐसे लिखते हैं, और ए मीटर स्क्वायर है। तो चलो ये ऊपर से ही लिख देते हैं। चलो कोई ना, मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं? एम्पियर, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। तो A1 L2, और इसको व्यवस्थित रूप से अगर लिखें तो M0 L2 T0 और A1। ये क्या हो गई? इसकी बीमा। ये द्रव्यमान मत समझ लेना, बस इसको ध्यान रखना। इसको द्रव्यमान नहीं समझना है। एम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। मैं इसको आघूर्ण भी लिख सकता हूँ, वही है। तो इसकी बीमा पता चल गया। बीमा कैसे आई है? बीमा आई है केवल L2 है, और उसमें एम्पियर धारा वाला है। तो इस प्रकार से अब मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर करके देखो इनको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, अपने पास एक वर्गाकार लूप है, और उसकी भुजा है ए। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? एम बराबर आई ए, और धारा आई है। ए का मान कितना है? ए क्षेत्रफल है। तो इसके लिए क्षेत्रफल ए कितना हो जाएगा? वर्ग स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? वर्ग है।
तो ये आ गया m का मान आई ए स्क्वायर। ठीक है। अगर अपने पास क्या दे दे, समद्विबाहु त्रिभुज दे दे, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज, इसकी बजाय ये, इसकी बजाय ये, इसकी बजाय ये, तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु। अब इसमें भी धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, आई ए, आई, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। अगर कोई वृत्ताकार दे दे तो, वृत्ताकार देगा तो हम है ना, वृत्ताकार का भी करेंगे। ये वृत्ताकार है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, और ये वृत्त है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, आई ए, कितना हो जाएगा, आई ए, और m बराबर हम क्या लिख देंगे, आई ए का मान पाई। अब इसकी त्रिज्या होगी, भुजा तो नहीं देगा ये त्रिज्या क्या दे रखी होगी, मान लो आर त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं तीनों का ही। ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और एक और बात है इसमें कि सबसे ज्यादा अगर परिमाण समान दे दिया जाए, ये घर पे ट्राई करके देखना होमवर्क में, अगर बोला जाए कि इनकी लंबाई समान है सबकी, यानी कि इनकी परिधि बराबर है, तो सबसे ज्यादा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, इसका, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है सबसे। फिर किसका होगा, वर्ग का या इसका, फिर होगा वर्ग का। तो इसमें नोट डाल के लिख लेना, नोट, समान परिमाण वाले वाले वर्ग त्रिभुज व वृत्त के लिए, वृत्त के लिए सबसे ज्यादा किसका होगा, एम वृत्त का, और इससे कम वर्ग का, और सबसे कम त्रिभुज का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, नॉर्मली इसको देख लेना। और इसको सिद्ध क्या करना है, परिधि से पहले इनकी ये निकालना आवश्यक हो जाए, सबकी परिधि बराबर रखना, फिर हमें इसका क्षेत्रफल के लिए भुजा निकालना, इसकी परिधि से पहले ये भुजा निकालना, फिर इसमें रखना, और इसकी परिधि इसी के बराबर रख के फिर ये भुजा त्रिज्या निकालना है इसमें, फिर ये आंसर आ जाएगा। करके देखना। अब आते हैं हम एक विशिष्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नहीं, डेरिवेशन की तरफ। और डेरिवेशन कुछ नहीं, कंपैरिजन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अब उसको केवल हमें समझना है। तो डेरिवेशन क्या है, डालो, हेडिंग डालो। इसमें है वृत्ताकार, वृत्ताकार विद्युत धारा वाही कुंडली, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय ध्रुव की जगह आघूर्ण लिख लेते हैं, चलो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में अक्ष व, अक्ष व निरक्ष पर क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन कुछ पहले वाले टॉपिक से सेम से नहीं है, ध्यान रखो। जैसे ही द्विध्रुव आया है, हम तो द्विध्रुव के पहले वाले ही काम पे पहुंच गए, जैसे अक्ष और निरक्ष पे निकालते थे। हमने ये भी तो किया था, हमने उसमें भी तो किए थे ऐसे। कैसे किया था, द्विध्रुव आघूर्ण लिया था, उसकी अक्ष पर यहाँ पे एक बिंदु माना, और उस पे निकाला था, फिर उसके लंबवत बिंदु पे निकाला था। तो सेम है, कुछ डेरिवेशन भी नहीं है इसमें। देखो अपने पास ये वृत्ताकार है, लूप है, इस लूप से ये अक्ष है, यहाँ बिंदु P है, बिंदु P मान लो, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और इस पे अल्पांश हम मानते थे dl, ऐसे। तो यहाँ पे
इससे x दूरी पर इससे x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? अक्ष पर, इसमें लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका डेरिवेशन किया है, अब वो वापस से नहीं करना। चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगा, निम्न है, निम्न होगा, कितना होगा? हमने ये निकाला था b बराबर, और याद करना ये b बराबर म्यू जीरो आई, कितना था? म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये नहीं था इसमें, तो म्यू जीरो आई आर स्क्वायर 2 x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये था। और इसकी त्रिज्या कितनी थी? कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी। ठीक है, तो अब देखो हम अक्ष की बात कर रहे हैं। अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब होता है कि भाई ये वाला अक्ष होता है। अब ये वाली त्रिज्या बहुत छोटी रह जाएगी आर, और कौन ज्यादा रह जाएगा? ये अक्ष दूरी एक्स। तो इसमें लिख देंगे, यदि अक्ष पर, अक्ष के लिए क्या है? एक्स ग्रेटर ग्रेटर आर है, तो हम क्या कर देंगे? आर को नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो b बराबर म्यू जीरो आई आर स्क्वायर, और ये चीजें ना कब छोड़नी होती हैं? ये चीजें हमें हर में मिलती है ना, तो छोड़नी होती हैं। एक के बटे में नीचे जब कोई संख्या मिलती है ऐसे छोटी वाली, तो उसको नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। प्लस में दूसरी संख्या अवश्य होनी चाहिए। ऐसा मत करना सर, आर आर स्क्वायर मिली छोड़ दी हमने तो, ऐसे थोड़ी ना छोड़ोगे, छोड़ोगे फिर क्या मिलेगा उसका बताओ? कुछ तो मिलेगा, 1/0 मिलेगा, जीरो अनंत हो जाएगा। तो क्या करना है हमें? देखो भी इसमें क्या है, इसमें छोड़ना है, तो ये हट जाएगा। तो 2 x स्क्वायर इसकी पावर 3/2, इसको और सरल लिख दें, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर 2 x की कितनी पावर बचेगी? 3। क्यों? एक पावर यहाँ से कट जाएगी, तो यहाँ से अपने पास b मिल गया, b का मान मिल गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है हमें किसके पदों में लिखना है? हमें लिखना है इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में, और द्विध्रुव आघूर्ण होता है m बराबर आई ए, m बराबर आई ए, तो आई ए लेके आओ। यहाँ पे देखो आई, आई तो है, ए कहाँ नहीं है? ए क्या था? क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल देखो कितना होगा, क्षेत्रफल ए कितना होगा इस कुंडली का? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मुझे पाई की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूं, इसमें ऊपर नीचे पाई का गुणा कर दूं, म्यू जीरो आई, इसको लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा फिर? 2 पाई x क्यूब। तो यहाँ से म्यू जीरो आई, अब देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल ए, और नीचे 2 पाई x क्यूब। ठीक है, x क्यूब आ गया। अब चूंकि m बराबर क्या होता है? आई ए, और ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है साहब, मान रख दिया। तो b बराबर क्या हो जाएगा? म्यू m अपॉन में 2 पाई x क्यूब। अब देखो ध्यान से, अब आती है बात थोड़ी सी समझ की, और उस समझ के बिना ये काम नहीं होगा। देखो, मैं एक तरफ लेता हूँ विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में क्या था? अक्ष पर, अक्ष पर कितना मान आया था? ई अक्ष, और देखना उसको, उसमें आया था 2 kp/r क्यू, 2 kp/r क्यू आया था। अब 2 k को हम नीचे ले लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2p/r क्यू आया है।
अब यहाँ पे देखो, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई लेना है, ये फोर पाई आना चाहिए। तो पहले तो मुझे नीचे दो का गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। तो इससे मतलब ये आ गया, म्यू जीरो ऊपर दो का गुना करके 2m, नीचे हो गया फोर पाई एक्स क्यू। ठीक है, हमने दो का गुना कर दिया, नीचे फोर पाई बना दिया। इसके जैसा बनाना है, ये आर क्यू है, यहाँ पे कितना है, आर क्यू, यहाँ पे आर क्यूब है। तो यहाँ पे एक्स क्यू आ गया। चलो, अक्ष वाली दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आ तो गया ना। ठीक है, आ गया। अब ऊपर कितना है, 2m। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब ये आ गया, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई 2m अपॉन एक्स क्यू, वी अक्ष। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। और इधर कितना मिल रहा था हमें, इधर मिला था ई अक्ष, ई अक्ष, ई अक्ष मिला था हमें, एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख रहा हूँ, 1 अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन आर क्यू, ये मिला है। अब इस फॉर्मूले की ना समानता देखो, क्या क्या समान है, क्या क्या समान है देखो। इधर तो चुंबकीय क्षेत्र है, इधर विद्युत क्षेत्र है, 1/4 पाई दोनों में है। ठीक है, एक तो एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट किस में बदल गया, एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे मुझे एक चीज देखने को मिली है कि मैं इधर तो म्यू नॉट लिखता हूँ और इधर क्या लिखता हूँ, 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है साहब। दूसरी बात, 2m, 2 है, p, p वहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इधर साइड क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी सेम है। इसका मतलब मैं m की जगह क्या लिखता हूँ, p, m की जगह क्या लिखता हूँ, p। और ये क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण। और क्या अंतर है देखो, और मुझे इस b की जगह क्या लिखा है, e। बस यही अंतर है, इस b की जगह क्या लिखते हैं, e। अब मैं एक अगला डेरिवेशन करूंगा क्या, नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ई निरक्ष निकाल रखा है मैंने, उसके फॉर्मूले में मैं इनकी जगह क्या रख दूंगा, ये वाले मान। तो मुझे बी निरक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी निरक्ष पे। तो इस पे लिख देंगे हम, अतः लंबवत अक्ष के लिए, लंबवत अक्ष के लिए हमें पता है ई अक्ष, ई निरक्ष क्या होता है, ई निरक्ष होता था के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो के पी अपॉन आर क्यू, के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन आर क्यू। अब देखो, ये तो अपन को मिल गया ई निरक्ष। इसी प्रकार अब मुझे क्या करना है, मुझे किसका मान रखना है, मुझे जहां भी बी दिखेगा उस, जहां भी मुझे ई दिखेगा मैं उसको बी लिखूंगा, 1/एप्सिलॉन दिखेगा उसे म्यू नॉट लिखूंगा। और जहां पे भी मुझे पी दिखेगा मैं उसे क्या लिखूंगा, एन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अतः अब देखो इसमें ई की जगह बी आ जाएगा, बी निरक्ष। और 1/4 पाई ये तो सेम रहेगा, और 1/एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह म्यू नॉट। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और पी की जगह एम, और आर की जगह एक्स क्यू। एक्स क्या है, निरक्ष की तरफ दूरी, एक्स क्या है, निरक्ष की तरफ दूरी है। तो इस प्रकार से अपने को ये मिल गया। तो यहां से हमने क्या निकाले, और हमने ये भी मान रखा है कि एक्स का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन है त्रिज्या से, निरक्ष और अक्ष के लिए। ठीक है, तो याद रखने जैसा कोई काम तो है नहीं इसमें, सिंपल है। ये फॉर्मूला तो याद होगा ही, इसको हटा दो क्योंकि अक्ष पे जा रहे हैं दूर। फिर इनकी पावर वगैरह काटो, आई ए के रूप में लिखो,
ए चाहिएगा तो पाई आर स्क्वायर बनाओ इसको, पाई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये ए बन गया। इसके बाद में चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में एम लिख देंगे इसकी जगह, और फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आ गया। इसके बाद अगली हेडिंग डालो तो फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है इसमें, और मेन टॉपिक है इस चैप्टर में भी। लिखो, दो समांतर धारावाही चालकों, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। अब दो अपने पास तार होंगे, उनमें बल लगेगा, देखना कैसे लगेगा, कितना लगेगा। कैसे तार है पहले ये देखो, दो समांतर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, समांतर तार ले लेता हूँ। एक तो यह है, एक तार ये है, और बिल्कुल ध्यान से समझना है, डेरिवेशन अच्छा है ये, ठीक है। अब क्या है, धारावाही। धारावाही का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी। पहले में मैंने माना I1, इसमें मान के चल रहा हूँ समान धारा है I2। तो एक ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें विपरीत धारा हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर। जब इतना माना है तो ये वाला भी केस हो सकता है, इसको भी मानो सर। I1 इधर है, हम नहीं मान रहे उधर ऊपर, हम तो नीचे I2 विपरीत मान रहे हैं। मानेंगे जरूर, बिल्कुल मानेंगे, आपकी बात जरूर मानेंगे। तो यहाँ पे डॉटेड लगा दिया। ये इसकी लंबाई कितनी है, खूब है, अनंत है। अनंत मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है साहब। अब क्या किया जाए इन तारों का, तार तो मान लिए, इस पे लिख देते हैं ऊपर। इसमें तो क्या है, समांतर विद्युत धाराएं इसमें, समांतर विद्युत धाराएं। और इसमें प्रति समांतर, प्रति समांतर मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत धाराएं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना है। गौर मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या कर रहा हूँ और मैं कितना बोल रहा हूँ, वो स्टेप्स देखने हैं। देखो, अपने पास ये तार है, इससे तार के कारण इससे दूर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ऐसे। और उसको हम किस नियम से निकालते थे, उसको निकालते थे ऐसे, अंगूठा लगाया और ऐसे नियम से निकालते थे। अब अपना अंगूठा इस तार के ऊपर रखना, मोबाइल है जहाँ पे, उस पे ये रखो, अंगूठा रखो, और इस तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र देखो कितना आता है। किसके कारण आएगा, पहली बात इस धारा के कारण इस पर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक अल्पांश मान लेता हूँ दो, एक तो इस पर और एक इस पर। इस अल्पांश की लंबाई क्या देता हूँ, डी L1 है, और इसकी लंबाई डी L2 है। ये सही से बनाना है। इसकी अल्पांश की लंबाई कितनी है, डी L2। तो देखो, फिर बता रहा हूँ क्या करना है, ध्यान से देखना है, जादू होगा। देखो अपने पास ये दो तार हैं, एक दूसरे तरीके का ले लेते हैं, और तरीके का ही ले रहे हैं तो फिर ये है, दोनों में समांतर धारा है, इस पे धारा जा रही है ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से दूसरे तार पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो हमें कैसे देखना है कि भाई इस पर अंगूठा लगाना है, इस पर अंगूठा लगा लिया ऐसे, और अब कैसे जा रही है, अंदर की तरफ दूसरे तार पर। खुद का अंगूठा स्क्रीन पे रख के देखना दूसरे तार की तरफ। यहाँ पे कैमरे से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, देखो इस पर अंगूठा रखना, इस पर देखो उंगली किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही होंगी, सूधे हाथ, हाँ दाई हाथ को रखना है, ठीक है। तो अंदर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा इसके अंदर की तरफ, तो वो होगा ऐसे। अब ये किस धारा की वजह से मिला हमें, किसकी वजह से, बाई बाएं तार की वजह से मिला है।
तो इसमें इसको नाम देंगे हम B1, B2 नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मिला किससे है? पहले तार की वजह से। अब इसका उल्टा देखो सर, कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? हाँ, एक चीज और लिख लेते हैं, अंदर की तरफ था तो इस पे क्या लगा देते हैं? क्रॉस। अब यहाँ देखो सर, यहाँ देखो इसमें धारा आई जा रही है, तो इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? कैसे लगाएंगे? वही हाथ वाला नियम लगाएंगे, ऐसे करके अंगूठा, और इसको अंगूठे को लेके जाएंगे इस पे सेकंड वाले तार पर, और तुम नोट करोगे कि इस पर उंगलियां इधर की तरफ आ रही हैं। अंगूठा इधर है ऐसे, तो उंगलियां ऐसे मुड़ रही होंगी। जैसे भी है, इससे चित्र नहीं बन पाता। तो यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही हैं, तो इस पे मैं क्या कह देता हूँ? B2। इसको और सही से बना देते हैं। ये कितना आ गया? B2। इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। ये I1 था, इस पर B1 आ गया। ठीक है। अब मेरे को ये B1 और B2 का मान बता दो, कितना आता है? कितना आता है? पेज पलटो, और उस वाले चैप्टर में देखना, एम्पियर के नियम से एक समान धारावाही चालक तार के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। तो वो क्या आया था? म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई D। 2 पाई R था। यहाँ पे दूरी कितनी मान रहा हूं मैं? D दूरी मान रहा हूँ। तो D दूरी पर है तो 2 पाई D। आई बताओ कौन सा लेंगे? ये किसकी वजह से मिला? इस तार की वजह से। इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है इस अल्पांश में, उसकी वजह से मिला है। इस अल्पांश 1 में, तो इसमें I1 की वजह से मिला है, तो I1। इसका मान कितना हो जाएगा? इसका B1 का मान हो जाएगा अपने पास, ये B1 नहीं B2 होगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई D। I1 आएगा या I2? I2। सही है। अब बात आती है किसकी? बल। जिसमें देखो, जिस भी तार में चुंबकीय क्षेत्र हो, धारा हो, और क्या है, तो एक तीसरा बल होगा। और वो हम किससे निकालते हैं? सीधे हाथ के, या तो ये नियम लगाते हैं या फिर हथेली वाला नियम। ये बहुत सही सही रहता है। अंगूठे को किधर रखना है? धारा की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र को किधर रखना है? उंगलियों की दिशा में। तो ये हथेली का जो लंबवत है, इस दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसमें अपनी उंगलियों को रखना, जिसमें उंगलियां तो होंगी इधर, और अंगूठा होगा इधर। उंगलियां इधर होंगी और अंगूठा होगा ऊपर। तो बल किधर लगेगा? हथेली की तरफ इधर। तो खुद की उंगलियां रख के देखना, कैमरे से थोड़ा सा मिस्टेक होती है। तो बल किधर लगेगा इस तार पर? इधर लगेगा। ये सही से बन जा। तो ये ऐसे झुक जाएगा। ये तार कैसे झुक जाएगा? इस तरीके से झुक जाएगा, ऐसे बेंड होने का आ, इस पे बल लगेगा। अब इस पे देखो, पहले वाले पे, पहले वाले के केस में क्या करना? उंगलियां किधर रखना? बाहर की तरफ। और इधर उंगलियां इधर करना, और घूम के रखना, अंगूठे को किधर करना? ऊपर। तो हथेली आएगी इस दिशा में, उंगलियां इधर आएंगी, और हथेली आएगी इस दिशा में। तो यहाँ पे बल लगेगा इस दिशा में, ये वाला। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपने पास इन तारों में क्या लग रहा है? आकर्षण बल। दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? पास पास। तो इस प्रकार से धारावाही चालकों के मध्य क्या है? आकर्षण बल। आकर्षण हो रहा है इसमें। अब इसमें देखो साहब, ये तो रह गया। इसके इसको छोड़ कैसे देंगे? इसका भी इलाज करेंगे। वही करो, दो अल्पांश ले लो। एक अल्पांश ये ले लिया, एक अल्पांश ये ले लिया। इस पे D1, इस पे DL2। इस पे धारा I1 है, तो इस पर ऊपर धारा होने से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा।
ये आ गया। ये V1 होगा μ0I1/2πd। ठीक है। अब देखो दूसरे वाले के केस में धारा उलट गई। धारा उलट गई, उल्टी हो गई, तो इधर की जगह अब किधर मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र? इधर ही मिलेगा। हाथ के नियम से देखना, तो इधर क्या मिलेगा? V2। और वो कितना होगा? μ0I2/2πd। ठीक है। अब बात आती है चुंबकीय बल की। इस पर देखो, नीचे की तरफ है धारा, और इधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अपने हथेली, हथेली आएगी इसमें बाहर की तरफ, तो इसमें बल लगेगा बाहर की तरफ। और सेम इधर भी बाहर की तरफ लगेगा। ये तुम करके देखना। इसमें थोड़ा सा कैमरा की वजह से थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन आती है। ये खुद से करके देखना। करके कैसे देखना? उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ करो, और धारा की दिशा में अंगूठा नीचे करो। तो अपनी जो हथेली है ये, इसके लंबवत आएगा बल। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। तो इसमें धारावाही चालकों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये समझ में आया, प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो ये क्वेश्चन में आता है। अब ये जो बल लग रहा है इसको भी तो निकालना है हमें। अब हम क्या करेंगे? इस बल के लिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो, यदि, इसमें यदि की नहीं, मान लेते हैं इसमें। माना, माना दो, माना दो समान लंबाई के समांतर तार, तार एक दूसरे से d दूरी पर है, दूरी पर है। यदि इनमें प्रवाहित धाराएं, प्रवाहित धाराएं क्या हैं? I1 व I2 हैं, तो जब चालकों में धारा समान दिशा में होगी, है तो, धारा समान दिशा में प्रवाहित है तो, प्रवाहित होती है तो, ऐसे लिख लेना, प्रवाहित होती है तो इनके मध्य क्या लगेगा? इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? इनके मध्य आकर्षण होता है। और यदि विपरीत दिशा में है तो, एक धारा ऊपर है और एक धारा नीचे है, तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। इसमें लिख लेंगे, यदि, यदि प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा विपरीत दिशा में है, दिशा में है, तो दोनों चालक तारों के मध्य, चालक तारों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगता है। तो ये काम बहुत आसान हो गया अब अपना। प्रतिकर्षण लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे जब धारा विपरीत हो जाएगी तो दोनों के मध्य क्या लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास दो तरीके के बल हैं, एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। अब पर लगेगा कैसे? कितना बल लगेगा? लगेंगे इन दोनों पे निर्भरता देखो, समान है ना, म्यू 0 I, I2 2πd,
और यहाँ पे म्यू जीरो आई टू टू पाई डी और यहाँ म्यू जीरो आई वन टू पाई डी है, तो दोनों पे सेम। तो इनका बल का परिमाण कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला, इनका परिमाण निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे, निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? जब मान के चल रहे हैं कि जब ये मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला, देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन किस प्रकार से, चालक तार, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं चालक तार एक के कारण, चालक चालक तार एक के कारण। देखो ध्यान से, हम फर्स्ट पहले निकालेंगे इस एक के कारण, एक पर कितना बल लगेगा, पहले तो वो चुंबकीय क्षेत्र, भाई ये तो हमने डायग्राम यहाँ पे लिखा है, अभी हमने फॉर्मूला लाइन टू लाइन नहीं लिखा, इसलिए पहले इस धारावाही चालक के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो लिखेंगे स्टेप से। तो यही लिख दे रहे हैं पहले, तार के कारण चालक तार दो पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, V1 आएगा, चाहे बेशक चालक तार कौन सा है, दूसरा आएगा, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, V1 आएगा। उसके पीछे रीजन ये है, धारा I1 के द्वारा निकाला जा रहा है ये, तो यहाँ पे कितना आएगा, म्यू जीरो आई वन अपॉन टू पाई डी, समीकरण एक दे देते हैं। और अगर हम ये कहें कि इसकी दिशा किधर होगी, जब इनकी दिशा तो दोनों प्रकार से हो सकती है, देखो हाँ, जब दोनों इसी दिशा में धारा है तो ये इस दिशा में आ जाएगा, तो इसकी दिशा से अब कोई हमें मतलब है नहीं, तो ये बीट बना गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसकी दिशा किससे निकाल सकते हैं हम, कौन से नियम से निकाली थी, हमने निकाली थी ये दाएं हाथ के नियम से निकाली थी, तो ये लिख देते हैं दिशा दाहिने हाथ से निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार चालक तार दो के कारण, अब वापस देखो, दूसरे तार के कारण, इधर वाले तार के कारण पहले वाले तार पर कितना वो लगेगा, कारण चालक एक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पे आएगा B2, म्यू जीरो आई टू अपॉन टू पाई डी। तो ये समीकरण नंबर दो। अब अपने पास देखो एक तार है, यहीं पे ये बात होती है कि एक तार है, इस तार पर, इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र ये लग रहा, धारा इसमें है, तो भाई धारा है जब तो बल लग जाएगा, लंबाई है, लंबाई अल्पांश है, इसमें से धारा जा रही है, तो इसका मतलब चुंबकीय बल लगेगा, उसका मान भी यहाँ से निकाला जा सकता है। अतः अतः चालक तार एक पर अल्पांश DL1 में प्रवाहित धारा कितनी है, प्रवाहित धारा है I1, I1 व चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है, V2 है, तो लगने वाला है, तो आरोपित बल, आरोपित क्या आ जाएगा, बल। अब इस बल को मैं कितना नाम दे सकता हूँ, F1 दे दें, क्योंकि पहले तार पे लग रहा है, तो F1 इक्वल टू आ जाएगा, अल्पांश के कारण है तो DF1, और सदिश में लिख लेते हैं क्या आएगा, देखो लंबाई सदिश हो, लंबाई दिया हो तो आई एल क्रॉस भी आता है, तो उसी से लिखेंगे, तो आई
एल की जगह डी एल क्रॉस बी। अब तार एक पर, धारा तो एक ही है होगी, अल्पांश वन का होगा और चुंबकीय क्षेत्र टू का होगा। ये ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दो, हमने देखा था लंबाई अल्पांश तो ऐसे और बल इस दिशा में लग रहा था, तो 90 डिग्री है। लंबाई अल्पांश ऐसे है और बल इस दिशा में, तो 90 डिग्री। दोनों केस में क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको I1 DL1 B2 और क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 डिग्री। चूंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि ये किस वजह से आया है? ये आया है किस वजह से? ये इसी वजह से आया है क्योंकि डी एल लंबवत है किसके? वी वेक्टर के। इस वजह से ये आया है। तो इस वजह से थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है। तो अपने पास इसको व्यवस्थित ढंग से लिख दें। डी एफ ही लिख देता हूँ, परिमाण ही ले लेते हैं, DF1। तो I DL1 B2। ठीक है। अब यहाँ पे B2 का मान कहाँ से रखेंगे? समीकरण नंबर कितने से? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से B2 का मान रखने पर, मान रखने पर कितना आ जाएगा? मान रखो भाई। हमने मान रखा तो अपने पास आ जाएगा, B2 का मान कितना था? म्यू 0 I1 2 पाई D। I1 है या I2 है? I2। तो DF1 म्यू, हाँ, ये आ जाएगा I1 DL1 और यहाँ पे आ जाएगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई D। ठीक है। अब इसको व्यवस्थित ढंग से लिख देते हैं, I1 I2 और आगे म्यू 0 को ले लें, क्योंकि अच्छा रहेगा, ये हर बार ही आगे लेते हैं इसको। तो यहाँ पे म्यू 0 अपॉन 2 पाई D, I1 I2 और क्या रह गया? म्यू 0 I1 I2 2 पाई D आ गया, DL1 रह गया। इसको पीछे लिख देते हैं, DL1। ये क्या आ गया अपने पास? DF1। यहाँ से एकांक लंबाई के लिए निकालें तो इसमें भाग दे दें DL1 का, पक्षांतरण कर देते हैं इसको। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर शेयर करवा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास म्यू 0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। तो ये एकांक लंबाई पर है, तो मैं इसको एफ स्मॉल F1 मान रहा हूँ। समीकरण नंबर 3। 3 है। समीकरण नंबर 3 ये किसको व्यक्त कर रहा है? एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर यहाँ पे चालक तार एक के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को व्यक्त कर रहा है। बल को व्यक्त कर रहा है, व्यक्त करता है। ठीक है। अब अपने पास एक का तो आ गया, अब इसी प्रकार से दो का। दो में क्या कर लें? दो में अपन ऐसा कर लेते हैं, यही है परिभाषा, सेम टू सेम यहीं से आएगी। और जहां 1 है वहां 2 होता जाएगा। कैसे? देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा इसी प्रकार चालक, पहले चुंबकीय क्षेत्र तो लिख रखा है, हाँ। चालक तार दो, क्या आएगा? दो पर अल्पांश DL2 में प्रवाहित धारा कितनी है? प्रवाहित धारा I2 व चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र V1 है, तो
V1 है तो आरोपित बल, आरोपित बल कितना आ जाएगा, DF2 बराबर I और DL क्रॉस B। तो यहाँ पे I2 DL2 और B1, तो I2 DL2 B2 B1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90। यहाँ पे भी क्या है, DL परपेंडिकुलर है किसके, B1 के। परपेंडिकुलर कैसे देख लो भाई, अपने पास ये तो इधर है और ये इधर है, इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री कोण। इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 था, अंदर की ओर था ना ये। तो क्या हो जाएगा, I2 DL2 और B1, DF2 आ गया। अब B1 का मान कहाँ से उठा के रखें, समीकरण 1 से रखने पर, रखने पर तो रखो, DF2 बराबर I1 DL2, और यहाँ पे B1 कितना है, म्यू 0 I1/2 πd। तो यहाँ पे म्यू 0 I1/2 πd, तो ये आ जाएगा म्यू 0/2 πd I1 I2, और इधर क्या बचेगा DL2। ये आ गया अपने पास DF2। अब इसमें क्या कर ले, इसमें हम क्या कर देते हैं, आ, एकांक लंबाई के लिए ले लें, DL2 को इधर भाग दे देते हैं। ये बाद में पता चलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, DF2/DL2 लिख देता हूँ। तो म्यू 0 I1 I2/2 πd, इसको मैं एकांक लंबाई को f2 दिखा रहा हूँ। और समीकरण नंबर 5, 4, इसके बाद नहीं 4 आएगा, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 देखना, म्यू 0 I1 I2/2 πd, म्यू 0 I1 I2/2 πd सेम आया ना। इसी वजह से मैंने क्या किया है, एकांक लंबाई के लिए निकाला है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि हमें कोई भी चालकता आ रहा है उसके आपस में एक ही बल लग रहा है, इतना परिमाण का बल लग रहा है, वो भी एकांक लंबाई पर, और वो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। अब यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं ये बात, समीकरण 3 व 4 एकांक लंबाई पर लगने वाले, एकांक लंबाई पर लगने वाले, लगने वाले, वाले वैसा आएगा, वाले, लगने वाले बल को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब इन बल के आधार पर पता है क्या किया है, एम्पियर ने अपनी परिभाषा दी थी, और जो कि अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है कि 1 एम्पियर होता क्या है। 1 एम्पियर 7 मूल मात्रकों में होता है ना, तो वो परिभाषा यहीं से निकल के आई थी। अब बोलोगे यहाँ से कैसे आ गई सर, देखो लिख लेते हैं पहले, इसके आधार पर, इसके आधार पर एम्पियर की, एम्पियर वही विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय, हाँ नहीं विद्युत धारा, हाँ धारा का मात्रक, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब SI परिभाषा परिभाषित की गई, SI परिभाषा को परिभाषित करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है, कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। अब परिभाषा कैसे आई है वो देख लेते हैं, इसमें हेडिंग डालते हैं, इसमें एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, हेडिंग डालो, एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, कि भाई 1 एम्पियर होगा कब। अब ये परिभाषा एम्पियर ने दी तो दी कैसे, देखो
एम्पियर ने दिमाग लगाया, और दिमाग क्या है, वो तो है ही है दिमागदारी, उनमें दिमाग की कमी क्या है, वो तो लगाएंगे ही। उन्होंने देखा कि जब मैंने दोनों चालक तार पे धारा प्रवाहित की थी समान दिशा में, I1 और I2, तो मुझे क्या मिला था, डी F/dl निकाला तो मुझे मिला ये म्यू 0 I1 I2/2 पाई डी। तो इसका मतलब, यदि एकांक लंबाई पे लगने वाला बल एम्पियर ने किया कि अगर समान धारा प्रवाहित कर दें, I1 बराबर I2, तो यहाँ पे देखना म्यू 0/2 पाई डी कितना आता है, 2 पाई। यहाँ पे आएगा म्यू 0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 2 पाई, और पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 × 10⁻⁻7। अब देखो ध्यान से क्या किया है, कि इसका मान तो ये आ गया, अगर डी का मान 1 कर देता हूं मैं, डी कितना ले लेता हूं, 1 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर, और धारा समान है, तो लगने वाला ये बल किसके बराबर आ जाएगा, म्यू 0/2 पाई के, म्यू 0/2 पाई के। तो इनमें जो प्रवाहित धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर, एक ही तो होगी। अगर बल इसके ही बराबर आ जाए एकांक लंबाई पे, तो ये धारा कितनी होगी, 1 1 एम्पियर की होगी। तो ये परिभाषा होती है इसकी, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, इसको लिख लेते हैं। तो इसमें लिखो, यदि यदि दो समांतर यदि दो समांतर यदि दो समांतर धारावाही चालक तार धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने वाली प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान है, मान एक समान है, एक समान है, एक समान तथा दोनों तार के मध्य दूरी 1 मीटर है, तो इन चालक तारों की इन चालक तारों की प्रति प्रति एकांक लंबाई पर, अगर बल कितना लग रहा है प्रति एकांक लंबाई पर, लगने वाला लगने वाले लगने लगने वाले बल का मान कितना हो जाए, या तो म्यू 0/2 पाई, या 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है, तो इनमें धारा कितनी बह रही होगी फिर, 1 एम्पियर। तो चालक तारों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ये परिभाषा दी है भाई एम्पियर ने। कैसे दी है, इन्होंने क्या किया, उल्टा सोचा है कि भाई बल इतना लगा दें हम, कितने के बराबर आ जाए, इसके ही 2 × 10⁻⁻7 के आ जाए, तो इसमें मतलब 1 रखा होगा एम्पियर का मान, आई का मान 1 होगा तभी इतना आएगा ना, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा होता तो मल्टीप्लाई होके ये मान इतना नहीं मिलता। तो इसने थोड़ा सा व्युत्क्रम टाइप से सोचा है, उल्टे टाइप से। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट खत्म हो गया एम्पियर का, दोनों बलों के बीच में लगने वाला बल देख लिया तारों के बीच का, ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगले हेडिंग डालते हैं, तो अब नोट करो, इसमें लिखो अगली हेडिंग, एक समान
चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा, आयताकार विद्युत धारा, आयताकार विद्युत धारा कुंडली, कुंडली पर बल आघूर्ण, पर बल आघूर्ण। अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? अब हमारा टारगेट है कि देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, उसमें आयताकार कुंडली को बीच में रखेंगे और उस पर क्या लग रहा होगा? बल आघूर्ण, तो वो निकालेंगे। अब देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं? अपने पास ये कोई चुंबक है, इसका एन सिरा यहाँ पे और एस सिरा यहाँ पे, तो ये एन सिरा है, ठीक है, और ये सिरा एस सिरा है। किसका है? यह शक्तिशाली चुम्बक है ये, इसका नाम यही लिख देते हैं कि ये क्या है? शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव। और ऐसे मत सोचना सर ने तो एक ही ध्रुव बना दिया है, ये ऐसे नहीं है, ये चुम्बक होगी पूरी, इसका एस सिरा इधर है इसलिए इसका एन सिरा इधर, कभी भी सिंगल ध्रुव नहीं होता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चुम्बक का एक ध्रुव नहीं होता है, सदैव दो ध्रुव होते हैं उसमें। तो अब क्या करेंगे? अब देखो, इसमें जैसे जैसे टॉपिक बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाना है। टॉपिक क्या कह रहा है? आयताकार विद्युत कुंडली रखो इसमें बीच में। मैं आयताकार कुंडली, ये लो, ये आयताकार कुंडली है इसमें। हाँ, बिल्कुल आयताकार बनानी है। ये लो साहब, इसमें आयताकार कुंडली है। एक तरफ से धारा हमने आई प्रवाहित कर दी और इधर गई आई, इधर धारा जाएगी, इधर धारा और इधर धारा और इधर धारा। ये पूरा क्या नाम है, ये पूरा वैसे बनाना है सीधा, ऐसे करके आई, और वापस से आई आ गई अपने पास। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। इस आयताकार कुंडली पर धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो बल लगेगा। तो कैसे लगेगा? देखो, यहाँ पे पहले ये हम ये मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, इसकी लंबाई तो मान लेते हैं बी है। क्या है? बी। चौड़ाई बी है और इसकी ये लंबाई है एल। ठीक है, कुंडली की यहाँ लिख देते हैं, कुंडली की लंबाई, लंबाई क्या है? एल, और चौड़ाई वी मानिए, ठीक है। और इसका नामकरण तो कर दे, बिना नाम के तो कोई काम ही नहीं होता आजकल। तो कैसे करें इसको? ए बी अलग कलर से करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए बी सी डी, ठीक है। तो अपने पास ये है ए बी सी डी, इसके अल्पांश है, ठीक है। अब एक बात देखो, चुंबकीय क्षेत्र लगेगा किधर? चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कि किससे लगता है? चुंबकीय क्षेत्र लगता है एन सिरे से लेके एस सिरे की ओर, तो इधर दिशा में लगेगा पी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र। एक पॉइंट रह गया था, ये चुंबकीय दिशा वाला नहीं लिखा था हमने, तो इसको लिख लेते हैं इसमें। क्या था उसमें? द्विध्रुव आघूर्ण किया था ना, उसमें लिख लेते हैं ये। जस्ट एक लाइन रह गई थी यहाँ पे कि अपने पास एम की दिशा नहीं लिखी, एम सदिश राशि है, एम सदिश राशि है, सदिश राशि है, और एम की दिशा, एम की दिशा किधर होती है? चुंबक, चुंबकीय दिशा
एन से एस की ओर ही होती है, ओर ही होती है। इसका मतलब बी की दिशा क्या होगी, एन से एस, और एम की भी दिशा क्या होगी, एन से एस। तो ये पॉइंट रह गया था, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद अब चलते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पे। तो इसमें एन से एस की तरफ क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा इधर, बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने लंबाई अल्पांश है, एक तो इधर है, एक इधर है, तो ये इसमें तो लंबवत है, ये इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब अपने पास वही आता है कि जैसे एम्पियर का नियम लगाया था ना, कि बल किस दिशा में लग रहा है, वही देखना है। एक तो इस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, तल के लंबवत होता है, जो भी तल बनता है उसके लंबवत आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुंडली का क्षेत्रफल सदिश, कुंडली का आयताकार, कुंडली का क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर कुंडली के तल के लंबवत होगा। इस लाइन को लिखे ना तो भी चलेगा, तल के लंबवत होगा, ठीक है, जस्ट जानकारी के लिए लिखा है। अब देखो, अब हम चलते हैं, माना कुंडली में आई धारा, आई धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है। वामावर्त कैसे, पहले किधर से जा रही है, ऐसे जा रही है वामावर्त, इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा। तो वामावर्त प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब इसकी भुजा, भुजा देखो, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, कौन सी भुजा ले लें, आ, इसमें ले लेते हैं, ये वाली भुजा देखो, ये वाली देख लेते हैं, एडी। एडी पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है और भुजा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और भुजा इधर है, तो हम क्या, कौन सा, वही अंगूठा वाला नियम लगाएंगे, इसके लंबवत। तो अपनी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखना, और ये ऊपर की तरफ हो जाएगी धारा, और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उंगली करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बल किधर मिलेगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इस पर जो बल लगेगा वो किधर मिलेगा, इस पर बल लगेगा अपने पास, अंदर की तरफ लगेगा इस पर, इस दिशा में। तो चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्रवाहित हो रही है भुजा, कौन सी, एडी, एडी, इसकी लंबाई कितनी है, एल, एडी पर बी वेक्टर के कारण, कारण बल किधर लगेगा, लंबवत नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की, नीचे मतलब ये तल के पीछे की साइड लगेगा, नीचे का मतलब पीछे की साइड है, ध्यान रख लेना। नीचे की, नीचे की जगह पीछे की साइड, पीछे लिख लें, हाँ चलो नीचे लिख लेते हैं, नीचे की ओर लगेगा। तो और नीचे की ओर F1 लगेगा, इसको लिख लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, F1 लगेगा, और नीचे की जगह लिख देते हैं पीछे, ठीक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार भुजा, देखना ये वाली भुजा, BC, BC देखो, BC में धारा नीचे हो रही है, नीचे धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, और ऐसे करके देखोगे इसको, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो अब बल किधर लगेगा, आ, किधर दिशा में लगेगा, चुंबकीय दिशा इधर है और नीचे धारा है, तो अंगूठा किधर करना पड़ेगा, नीचे। तो अब ऐसे आ गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये है, तो इसके ऊपर की साइड लगेगा, तो इसमें ऊपर की दिशा में क्या लग जाएगा, बल लगेगा, इस वजह पर इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ F1 था, और ये F2,
क्या मान लेता हूँ, F2। ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब होगा क्या, जादू तो होगा, पर होगा कैसे देखो। F2 कितनी लंबाई है इसकी, वही है सेम, F2 BC, BC बराबर L पर B वेक्टर के कारण बल लंबवत ऊपर, ऊपर नहीं आएगा ये लंबवत, तल के लंबवत, हाँ ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर मतलब आगे, और F2 लगेगा, कितना लगेगा, F2 लगेगा। अब देखो क्या होगा, अब ये दोनों बल है ना आपस में क्या है, ये दोनों बल आपस में क्या है, एक बल तो लग रहा है पीछे, ऐसे पीछे, और एक लग रहा है इधर, और दोनों बल परिमाण में समान है, क्यों, लंबाई दोनों की L है, और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, तो ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। पर क्या होगा, घूर्णन होगा। क्या होगा, घूर्णन। ऐसा हमने कहाँ देखा था, द्विध्रुव आघूर्ण देखा था, जैसे अपने -Q और +Q था, तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र ऐसे था, तो एक इधर लगता था, एक इधर, तो बल तो समान थे, पर क्या हो रहा था उनमें, घूर्णन हो रहा था ऐसे वामावर्त। तो इसमें घूर्णन किधर होगा, इसमें होगा इस तरीके से, ये इसको पीछे ले जाएगा, ये इसको ले जाएगा, तो एक अक्ष बन जाएगी, उस अक्ष पर क्या हो जाएगा, इनमें घूर्णन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक अक्ष बन जाएगी ऐसे, तो इस अक्ष के प्रति क्या हो जाएगा, घूर्णन होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें, अ, इसमें लिखेंगे F1 व F2 बल परिमाण में समान होंगे, तथा तथा आरोपित नेट बल शून्य होगा। F1 व F2 के, F1 व F2 के युगल के कारण, युगल के कारण क्या हो जाएगा, कुंडली, कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगेगा, क्या लगेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, क्यों करेगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बल हैं वो कैसे लग रहे हैं, एक इधर है और एक इस दिशा में, तो दोनों बल क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में होने से क्या हो जाएगा, एक तो ऐसे ये पीछे लेके जाएगा और ये आगे लेके जाएगा, तो दोनों आपस में घूर्णन हो जाएगा इनसे, तो ये घूर्णन होगा यहाँ पे। अब घूर्णन होगा तो कुंडली क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। कुंडली कैसे घूमेगी, अब इसमें देखो, यहाँ पे कुंडली कैसे घूमेगी, ये वामावर्त है, तो कुंडली यहाँ पे कैसे घूम जाएगी, इधर आ जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली घूमेगी वामावर्त, तो यहाँ पे कुंडली का घूर्णन किधर होगा, कुंडली वामावर्त घूमेगी, वामावर्त घूर्णन होगा इसका, तो ये कुंडली वामावर्त घूर्णन करेगी। तथा अब देखो, अब दूसरी भुजा देख लो, एफ, अब कौन सी भुजा बच गई, अपने पास बच चुकी है ये वाली भुजा। जब ये वाली भुजा बच चुकी है तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाली भुजा है, ये ऐसे घूम गई होगी, ये ऐसे घूम चुकी होगी, ठीक है, तो ये जब ऐसे घूम चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसे जो बल बनेंगे उनकी दिशा देख लेते हैं पहले, यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं इसमें, इसमें लिखेंगे अपन F3 व F, यहाँ पे आ जाएगा बल
यहाँ पे F3, इस पे ब्रैकेट में लिख लेंगे भुजा किस पर, ऊपर वाली AB पर, AB पर वह बल F4, इसमें भुजा किस पे आएगी, कौन सी है, CD, CD पर परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होंगे भी, ये देखो कैसे निकालते हैं, अभी निकालते हैं, विपरीत होंगे जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो कैसे करेंगे निरस्त, देखो अपने पास ये है, ये कुंडली है, ये सपोज करो कि अपने पास इस तरीके से है, धारा इधर है, आई, ये नोट नहीं करना, इस तरीके से है, धारा इधर है इसमें, आई, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, किधर है, चुंबकीय क्षेत्र ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्पांश बनेगा डीएल, वो किधर बनेगा, इधर। और हमें पता है एफ का दिशा किधर होती है, एल क्रॉस बी होती है। तो एल क्रॉस बी किधर आ जाएगी, एल क्रॉस बी आ जाएगी, इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूर्णन से ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ से जो बल लगेगा, एक तो बल लगेगा F3, F3 बल लगेगा ऊपर, तो ये समझ में आया, F3 बल लगेगा ऊपर, और एक बल लगेगा इनके नीचे की तरफ, F4। इसलिए हमने क्या लिखा है ये, आ, ये क्यों लगेगा F4 नीचे की तरफ, F4 में ध्यान से देखना, F4 देखो, लंबाई सदिश इधर बनेगा डीएल, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर, क्योंकि ये घूम चुकी है कुंडली, थोड़ी सी ऐसे घूम चुकी है, ध्यान रख लेना, वैसे समझ नहीं आएगा। तो लंबाई सदिश इधर बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो दोनों से घूर्णन कराएंगे, तो एल से अंगूठा किधर आएगा, एल से नीचे की तरफ आ जाएगा इसमें, तो इसमें नीचे की तरफ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, ऊपर अक्षीय हो जाएंगे, ऊपर और नीचे, तो ये दूसरे के, पर ये वाले क्या करेंगे, इस कुंडली को अक्ष की तरफ घुमाने में सहायक हो जाएंगे। तो F1 और F3, F1 और F2 ही घूर्णन कराने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार, केवल F1 व F2 बल कुंडली के घूर्णन, घूर्णन का मतलब फिर क्या हो गया, बलागुण, बलागुण के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है, क्या है ये, यही उत्तरदायी है, और कोई उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो यहां से अब हम अपने पास हमने देखा था बलागुण क्या होगा फिर, बलागुण होता है टाउ, टाउ बराबर क्या होता है, बल का परिमाण इनटू में उन बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये हमने कहाँ पे देखा था, विद्युत क्षेत्र में, लंबवत दूरी। अब देखो साहब ये भी निकालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अपने पास कंडीशन क्या आ गई, कि जो कुंडली थी वो ये थी, इसका सिरा एक ए और एक बी, चुंबकीय क्षेत्र से ये घूम चुकी है, बी वेक्टर तो इधर है, थीटा यहाँ बनेगा, और यहाँ पर ए पर बल कितना लग रहा है, ए पर बल लग रहा है F1 ऊपर, ऊपर मतलब देखो फिर से ये गलती मत कर देना, ऊपर का मतलब है इसमें ऐसे है, इस पर लग रहा है, हाँ तुम्हें दिखाई देना, मतलब ये कुंडली है, आ, इस तरीके पे ए सिरा है, तो इसके पीछे की साइड लग रहा है ऐसे, ऐसे लंबवत, इस तरीके से, और ये है, तो ये इसके इस तरफ लगेगा, तो थोड़ा सा समझना, लंबवत है ये, और इस पर बल लगेगा ऐसे लंबवत, तो होगा क्या,
यहां से इसके रियल रेखा को आगे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, इसको। और यहां से हमें क्या चाहिए, इन बलों के बीच की दूरी चाहिए। हमने यही तो देखा था कि बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल तो ऊपर इधर है, एक नीचे है, तो इनके बीच की दूरी तो ये होगी, लंबवत दूरी। तो यहाँ पे ये दूरी क्या हो जाएगी, इसको मैं एम पॉइंट दे देता हूँ। तो अपने पास आ गया, बलों का परिमाण कितना है, F1 मान लेते हैं, वो एक बल ले लेते, कोई भी, दोनों समान है। दोनों बल कैसे हैं, समान है। तो दोनों बल समान है तो हम क्या कर लेंगे, F1 ले लेंगे। और बीच की दूरी Vm हो जाएगी, बीच की दूरी ये वाली दूरी आ जाएगी। अब इस दूरी को कैसे निकालें, वहां पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बनेगा। और F1 Vm किसके बराबर आ जाएगी, इस त्रिभुज में ये लंबाई तो किसके बराबर है, ई के। ये तो हमने मानी थी। तो इसमें हम लगा देंगे कौन सा नियम, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा आधार, आधार बटे लंब। तो आधार लगाएं, साइन लगाएं। तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा, cos, देखो कितना आएगा, cos थीटा। तो हम्म, आधार, हाँ आधार इसमें कितना है, bm। तो bm बटे में ab, और हमें bm चाहिए। तो bm बराबर ab cos थीटा। और ab cos थीटा क्या है, ab का मान है b, तो यहां से हो गया b cos थीटा। तो अपने पास आ गया b cos थीटा। ठीक है। अब f का मान देखो, ये टाउ आ रहा है, और f का मान कितना होगा, f का मान होगा I धारा l b। ये f का मान नहीं निकाला क्या पहले, f का मान नहीं निकाला, f का मान कितना हो जाएगा, I l b। और F1 और F2 के लिए हमेशा चुंबकीय क्षेत्र क्या था, लंबवत। इसलिए यहाँ पे थीटा कितना था, थीटा नहीं, इसलिए अपना परिमाण कितना आ गया, आई एल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एल बी, बी नहीं चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अपने पास ऑलरेडी क्या चल रहा है, बी कॉस थीटा। तो टाउ बराबर, इसको बैलेंस कर लो सही से, आई, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एल बी को एक साथ लिख लेता हूँ, और बी चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर लिख देता हूँ। अब क्या होगा, एल बी क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाता है, ये लंबाई है, और ये लंबाई एल हो गया, और ये चौड़ाई हो गया। तो इसका मतलब हो गया अपने पास, ये आ जाएगा क्षेत्रफल, आयत क्षेत्रफल क्या होगा, ए बराबर एल बी। तो मैं रख दूंगा आई ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये टाउ हो गया। अब एक बात ध्यान दो यहाँ पे, टाउ बराबर क्या आ गया, आई ए बी कॉस थीटा। अब यदि कुंडली में कितने फेरे हैं, एन, यदि कुंडली में एन फेरे हैं तो कितना हो जाएगा, फेरे हैं तो ये अपने पास टाउ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आई ए बी कॉस थीटा। ए क्षेत्रफल है, ए क्या है, क्षेत्रफल, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये ध्यान में रखना है, कहीं गलती मत कर देना आपस में, थोड़ा सा भी वैसे कर दो। अब क्या होगा, टॉ, इसको हमने एम पढ़ा था ना पहले, एन आई ए, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव बोल दे या आघूर्ण बोल दे, बात एक ही है, चुंबकीय आघूर्ण भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है ये तो सदिश राशि है, एम सदिश है, बी सदिश है, कॉस थीटा। तो दो सदिश को हम आ, यहाँ पे डॉट से तो नहीं दिखा सकते, एम और डॉट बी करके, क्यों, अदिश मिलता। तो टॉ कैसी है, सदिश, तो डॉट नहीं, क्रॉस से दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक क्षेत्रफल सदिश मानते हैं। वो क्या होता है, जैसे ये कुंडली घूम के इतनी गई है, इस टाइप से थी, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत।
तो इस तरीके से एक क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर बनेगा। तो कुंडली के तल के लंबवत होता है, वो स्टार्टिंग में हमने लिखा भी है। तो यहाँ पे अपने पास एक लंबवत मिलेगा ए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, इसका क्या नाम है? क्षेत्रफल सदिश। अब इसमें देखो कितना कोण बन रहा है। हम ये कोण से निकाल सकते हैं भाई। इसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग का वेक्टर है इधर, ये वाला बी वेक्टर। अब मैं इसका क्षेत्रफल सदिश से कौन निकाल लूं? अल्फा मान लेता हूं, तो अल्फा का मान कितना आएगा? मैं मान लेता हूं ये क्या है? अल्फा। तो अल्फा देखना कितना आएगा? ये तो सब 90 डिग्री है क्षेत्रफल सदिश। ये थीटा हटा देंगे तो कौन सा बच जाएगा? अल्फा। तो इसका मतलब कंडीशन ये आ गई है। ऐसे था, इधर बी वेक्टर है और ये कौन थीटा है, और हमें क्या चाहिए? ये वाला कौन, अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ऑलरेडी 90 है, तो 90 में से क्या कर देंगे? थीटा हटा देंगे। तो घूर्णन कोण हो जाएगा ये। घूर्णन कोण अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब हमें सूत्र में क्या रखना है? इसमें थीटा का मान। तो यहां से थीटा निकाल लेंगे, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है? हमें घूर्णन चाहिए, घूर्णन हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल सदिश से, क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ क्या आ जाएगा? एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा। अब एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। चूंकि ये हम पढ़ के ही आए हैं पहले ही 11th क्लास में, कॉस 90 माइनस अल्फा बराबर साइन अल्फा होता है। तो यहाँ पे आ गया टाउ। अब देखो साइन में, कि साइन में तो अब हो जाएगा। साइन में क्या कह सकते हैं? क्रॉस लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं एम क्रॉस बी वेक्टर। टाउ बराबर एम क्रॉस बी वेक्टर, और साइन थीटा अपने पास हो गया उधर। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देख लिया? चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय आघूर्ण, जो बल लग रहा है, बलाघूर्ण बन रहा है कुंडली पर, वो देखा। और इसी सिद्धांत पे क्या करती है मोटर वगैरह, विद्युत मोटर घूमती है। अपन ने देखा है ना कि तार ऐसे कुंडली लपेटे रहती है, तो वो ऐसे एक इसको इस तरफ घुमाती है, दूसरी उस तरफ घुमा के इनका रोटेशन चलता रहता है। ऊपर वाली और नीचे वाली का कोई लॉजिक नहीं होता, तो इसमें केवल एक ही सपोर्टिव रहती है। तो कंडीशन देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है? जब अल्फा का मान क्या है? 90 डिग्री। अब अल्फा ध्यान रख लेना कौन सा एंगल है। बी वेक्टर तो अपना इधर है, और अल्फा है कुंडली के लंबवत वाला, ये। तो 90 पे क्या होगा? कुंडली ऐसे रखी होगी, कुंडली ऐसे रखी होगी। ए वेक्टर इधर आ रहा है, तो 90 है तो कुंडली इधर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसमें ए वेक्टर लंबवत होगा किसके? पी वेक्टर के। तो टाउ क्या हो जाएगा? एम बी साइन 90। तो यहां से एम भी मिल जाएगा, और ये क्या होगा? इसका मैक्सिमम मान। ये इसका मैक्सिमम मान होगा। ठीक है। और केस सेकंड में क्या होगा? जब अल्फा का मान कितना है? 0। तो ए वेक्टर समान पर पैरेलल किसके होगा? बी वेक्टर के। इस कंडीशन में देखना, ए वेक्टर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है। इसमें कंडीशन ये होगा कि कुंडली इस प्रकार से हो, इसका लंबवत ए वेक्टर इधर मिला, और इधर ही चुंबकीय क्षेत्र मिला। तो इसमें चित्र बना लेना, वरना ऐसे है कुंडली। ये वाली कंडीशन इस प्रकार की है, ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है। और इस वाले केस में क्या है? कुंडली ऐसे थी, इसका ए वेक्टर इसके लंबवत था, ए वेक्टर, और इसके बी वेक्टर यहाँ पे लंबवत था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाउ बराबर एम बी साइन 0। तो साइन 0 से 0। इस कंडीशन में कोई भी बल नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये जो लंबाई सदिश है, ये उनके समांतर हो, ये
क्या हो गए, यहाँ पे जो हथेली वाला नियम है ना वो काम नहीं करेगा। जैसे ही ये क्षेत्रफल सदिश यहाँ आ जाएगा, तो ये टाउ का मान बलागुण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल पाए, चुंबकीय बल आघूर्ण। तो यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते रहिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से दो दो बार वीडियो देख के थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एक लास्ट टॉपिक और है इसका, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।